Welcome students, RPS Public School online classes. Students, as I just told you earlier in the previous video about the other chapter, that is apologize, and today we are going to explain a new poem which had already been explained in offline classes, the English lesson. It's a new poem. It is already just discussed in the offline class hour. The English lesson, ये जो पोएम है जिसको लिखने वाले हैं मिस्टर रिचर्ड क्रोग। रिचर्ड क्रोग ने द इंग्लिश लेसन को लिखा। आखिर इसके पीछे लिखने का क्या उद्देश्य था, क्या पर्पस था, क्या मोटिव था? रिचर्ड क्रोग ने इस इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज के बोले हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज बड़ा विचित्र चीज है। क्या स्ट्रेंज क्यों माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को जिस तरह से हम लिखते हैं, जिस वर्ड्स को हम लिखते हैं, जरूरी नहीं है कि जो लिखे हैं उसी क्रम में हम उसका प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे, यानी उच्चारण। लिखने में और उच्चारण करने में, उच्चारण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउंसिएशन। तो कभी कभी क्या होता है, जैसा लिखा जाता है स्पेलिंग इंग्लिश में, वैसा उसे पढ़ा नहीं जाता है। पढ़ते कुछ और ढंग से है। तो ये बड़ा अपने आप में एक थोड़ा जटिल हो जाता है, थोड़ा सा ये कठिन लगने लगता है। इट हैज बिकम ए नाइटमेयर फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द लर्नर्स, that how could they pronounce the particular words in a proper way। यानी कि सीखने वाले को ये बड़ा परेशानी, बहुत ही एक डरावना और डर पैदा कर देता है, एक नाइटमेयर पैदा कर देता है इस मामले में कि वो पढ़े कैसे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इंग्लिश को पढ़ते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन वो गलत कर देते हैं। तो द इंग्लिश लेसन में इसी बात को पोएट ने बताने की कोशिश की है कि किस तरह से वर्ड्स लिखे जाते हैं और पढ़े जाते हैं जनरली, जो हमारे लिए कभी कभी टिपिकल हो जाते हैं, और उसको ओवरकम करने के लिए आखिर किया क्या जाए। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे? जस्ट ए काइंड ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हमें प्रैक्टिस करना होता है, पढ़ने की प्रैक्टिस करनी होती है। रूल्स रेगुलेशन अगर हम लिखाएंगे और उसको याद करवाएंगे तो यू विल नॉट बी गेट फैमिलियर with those rules and regulations, and as soon as you speak something you will do wrong। then तब अब उसी हिसाब से हमें, जैसे हम बताते हैं, जैसे आप लिखते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY, अगर हमको प्रोनाउंसिएशन करने नहीं आएगा ठीक से, अगर हम नहीं जानते हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री, जो कि इट विल बी क्वाइट रॉन्ग, एकदम बिल्कुल गलत होगा। इसको क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री। तो आप देख रहे हैं CHE से आप सब कहेंगे कि आप चे है तो केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, ये गलत होगा। इसको पढ़ने का क्या होगा? केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि इसको H जो है उसको साइलेंट कर देंगे। बहुत सा आता है, अब जैसे देख लीजिए साइकोलॉजी पढ़ते हैं
उसका अंडरस्टूड हो जाता है PSYCHOLOGY, ठीक है, साइकोलॉजी। आप पढ़ते लिखते हैं साइकोलॉजी, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, पी को साइलेंट कर देते हैं और इसको पढ़ते हैं साइकोलॉजी। तो ये कुछ लर्नर्स के लिए एक टिपिकल हो जाता है कि हम कैसे इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप इसमें देखिए रिचर्ड क्रोक ने क्या लिखा, आई टेक इट यू ऑलरेडी नो, मैं इस बात को ये मान के चलता हूं, मैं जानता हूं ऑलरेडी, ऑफ टफ एंड बाउ। अब देखिए ये दो वर्ड आपके सामने आया, टफ एंड बाउ। टफ एंड बाउ में क्या है, इसको बाउ पढ़ते हैं, टफ एंड बाउ। लेकिन आप इसमें ध्यान दीजिए, इस दोनों वर्ड में OUGH है, इसमें भी OUGH है ना। तो इसको क्या पढ़ते हैं, टफ, इसको पढ़ते हैं बाउ। ये टफ का मीनिंग है कि बहुत कठिन, कोई चीज कठिन होना, किसी को सॉल्व करते हैं तो बहुत टफ है ये, आप बोलते हैं। अब बाउ होता है ब्रांचेस, शाखाएं, यानी वृक्षों, पेड़ों की जो शाखाएं होती है उसको बाउ बोलते हैं, बाउ। इसको पढ़ते हैं टफ, इसको बोलते हैं बाउ। लेकिन दोनों के लास्ट में सिमिलरिटी क्या है, OUGH, OUGH। आप देख रहे हैं खाली यहाँ P है, यहाँ B है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन बदल गया है, दोनों में OUGH, लेकिन इसको टफ पढ़ते हैं, इसको बाउ पढ़ते हैं। तो इंग्लिश का यही जटिलता आता है, प्रोनाउंसिएशन में फर्क आ जाता है दोनों में। इसी तरह आगे आप देखिए एंड, COUGH, कफ, इसमें भी देखिए OUGH है और इसमें भी OUGH है, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, एक को कफ, एक को बोलते हैं डफ। तो इसको डफ पढ़ते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, गूथा हुआ आटा, आटा को जो गूथा हुआ देखते हैं उसको डफ बोलते हैं। और कफ में क्या होता है, खांसी। तो आप देख रहे हैं कि OUGH और OUGH, यहां आपको फोकस करना है प्रोनाउंसिएशन में कि कैसे उसका उच्चारण बदल जाता है। इसमें भी OUGH है, इसमें भी OUGH है, खाली यहाँ C आता है और D आता है, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एक को कफ बोलते हैं, इसको एक को बोलते हैं डफ। तो ये चीज आपको किस बात का सिमिलरिटी, कफ बोल दिए, OUGH किए तक कफ हो गया, उसको बोल दिए तो डो, क्या बोलेंगे, डो। लिखते हैं डफ, और जो हमको जब प्रोनाउंसिएशन होगा हमको पढ़ना होगा डो, यानी क्या बोलेंगे, टफ बाउ, कफ डो। सब में OUGH है, लेकिन देखिए प्रोनाउंसिएशन कैसे बदल रहा है सबका, एकदम क्वाइट डिफरेंट, इट इज क्वाइट डिफरेंट। अदर्स में स्टम्बल, अदर्स मतलब दूसरे, दूसरे, स्टम्बल मतलब क्या आता है, हकलाना, दूसरे हिचकिचा सकते हैं कुछ बोलने में, लेकिन जो पोएट है वो कल्पना करता है बट नॉट यू, लेकिन आपसे ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप इससे फैमिलियर हैं। दूसरे हिचकिचा से, स्टम्बल, हकला सकते हैं बोलने में, क्योंकि उनको ये आइडिया नहीं है कि OUGH है, लेकिन वो गलती कर सकते हैं बट नॉट यू, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आप अभी फैमिलियर हैं। OUGH यहाँ लगा
इसको टफ बोले, यहाँ पर OUGH लगा बी में तो बाव बोले, यहाँ पर हो गया तो कफ हो जाएगा, यहाँ पर डो हो जाता है। यानी इसका सिमिलरिटी आ रहा है टफ और कफ, इसका सिमिलरिटी आ रहा है। ऑन हिकअप, हॉरो, लाफ एंड थ्रू। हिकअप, अगर आप हिकअप की तरफ जाते हैं, हिकअप में इसमें भी सिमिलरिटी क्या है, OUGH, इसमें भी OUGH है, इसमें भी OUGH है, लेकिन इसमें क्या है AUGH और इसमें OUGH। देख रहे हैं? तो इसको बोलेंगे हिकअप। क्या पढ़ेंगे? हिकअप। हिकअप मीन्स क्या होता है? हिचकी, हिचकी आना। इसको बोलते हैं हिचकी आना, इसको हिकअप। इसको क्या बोलते हैं? थ्रो, यानी परिपूर्ण, पूर्ण रूप से। और इसको अगर हम पढ़ते हैं तो क्या होता है? लाफ। और लाफ का तो आप लोग अच्छे तरह से फेमिलियर हैं। लाफ को हम किस तरह से प्रोनाउंसिएशन भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। हंसना। और थ्रू, थ्रू मीन्स क्या होता है? इस पार से उस पार जाना, ठीक है? किसी से होकर गुजरना, इस पार से उस पार, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। तो ये सारे में आप देख रहे हैं OUGH है, इसमें OUGH है। तो प्रोनाउंसिएशन में किस तरह से ऑन द होल इस स्टैंजा में पोएट ने क्या बताने की कोशिश की है कि वर्ड जो भी हो, अगर सिमिलर भी आता है तो उसके मीनिंग में भी चेंजिंग आता है और उसके प्रोनाउंसिएशन में भी चेंजिंग आ जाता है, ठीक है? तो ये आपका ये यू विल राइट डाउन एक एज ए होम असाइनमेंट, इसको होम असाइनमेंट में लिखकर, और इस सारे वर्ड्स का, जैसे इस स्टैंजा को अपने वर्ड में एक्सप्लेन करके अपना ही सेंटेंस में लिखकर HW में आप उसको डाल देंगे। 7 to 8 ग्रुप जो खुलता है उसमें आप लोग सेंड कर देंगे ताकि आपका अटेंडेंस भी बन जाए और ये आपका होमवर्क भी आ जाए। तो उसको समराइज मैनर में इस स्टैंजा को आप एक्सप्लेन करते हुए लिख देंगे अपने शब्दों में, और साथ ही फिर नेक्स्ट स्टैंजा में फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे पोएट रिचर्ड क्रोग ने नेक्स्ट स्टैंजा को द इंग्लिश लेसन के तहत बताने की कोशिश की है। इस एक्सप्लेन दे। ओके, टिल देन हैव ए गुड डे, थैंक्स।